A very good morning to all students. Today date is 17th June, class 10th. Subject is history. In our previous videos, we have discussed about the different topics related to the nationalism. Now, move on the next topic. The topic is the making of Germany and Italy. हमने इसके पहले देखा था कि किस तरीके से लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स इन्होंने किस तरीके से रेवोल्यूशन को जारी रखा और समाज में कुछ जो सोसाइटी थी उसमें चेंजेस भी हुए। और इसके बाद कल डिस्कस किया था किस तरीके से जो लिबरल्स हैं उन्हें वहाँ पर डेमोक्रेसी को स्टेबल किया और कुछ नेसेसरी जो और चेंजेस थे वो भी करवाए। अब देखते हैं किस तरीके से जर्मनी और इटली में जो है यूनिफिकेशन होता है। स्टार्ट नाउ। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। 1848 में जो नेशनलिज्म था यूरोप में, वो जो उनका एक संघ था, डेमोक्रेसी अपने एक आइडिया से, डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन की आइडिया से थोड़ा और आगे बढ़े। नेशनल सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर। जहाँ पे हमने देखा कि कंजर्वेटिव्स जो थे पहले अपोज कर रहे थे डेमोक्रेटिक सिस्टम का, अब वही क्या चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आएँ एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। और ये भी जा रहे थे कि जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है, जो राजनीतिक क्षेत्र हैं, वो पूरे यूरोप में पहुँचें, मतलब अधिकांश जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो नेशन स्टेट बने, यूनिफाइड हो जाएं। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। और ये देखा गया कि किस तरीके से, किस प्रक्रिया के द्वारा जो जर्मनी और इटली यूनिफाइड हो जाते हैं, एकीकृत हो जाते हैं और नेशन स्टेट्स बनते हैं। एज यू हैव बीन सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मनी। जैसे कि हमने देखा कि जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे, नेशनल फीलिंग्स थे, वो किस तरीके से मध्यम वर्गीय जो जर्मन के लोग थे उनमें फैली। हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ जर्मनी। जिन्होंने, जो मिडिल क्लास लोग थे जर्मनी के, उन्होंने 1848 में एक कोशिश की थी कि जर्मनी के जितने भी रीजन्स थे उनको यूनिफाइड कर दिया जाए, उन्हें एकीकृत कर लिया जाए इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न्ड बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट। जो कि किसके द्वारा चलाई जाएगी? एक पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्ची एंड मिलिट्री। हमने देखा कि किस तरीके जो ये लिबरल्स का एक प्रयास था उसको मोनार्ची के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा कहीं ना कहीं कंबाइन होकर दोनों लोग मिल गए, मिलिट्री और मोनार्ची, थोड़ा रिप्रेस कर दिया गया, उसको दबा दिया गया। सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ पर्सिया। बट इसको सपोर्ट किस, और इसको सपोर्ट भी उसके साथ में मिलिट्री, मोनार्ची और साथ में जो लैंड ओनर्स थे पर्सिया के, उन लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया। फ्रॉम देन पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर अ नेशन यूनिफिकेशन। और इसके बाद जो पर्सिया थी वो भी एक मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ी, यूनिफिकेशन होना चाहिए। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, इसके चीफ मिनिस्टर जो थे वो थे ओटो वन बिस्मार्क। वॉज आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। और जो ओटो वन बिस्मार्क थे उन्होंने इस जो प्रोसेस को कंटिन्यू किया किसके थ्रू? पर्शियन आर्मी के थ्रू और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है समाज के कुछ प्रॉस्पर्स लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, फिर वो उस देश की सत्ता को आगे चलाते हैं। देयर वर ओवर 7 years with ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। 7 years तक
ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री एंड कंप्लीट इस प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। उन्होंने जो पर्शियन के ऊपर पर्शिया था उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली और कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था, जो एकीकरण का प्रोसेस था जर्मनी का, उसको पूरा किया। In January 1871, the Persian king William I was proclaimed German emperor in ceremony held at Versailles। और जनवरी 1871 को जो पर्शिया के किंग थे विलियम फर्स्ट was proclaimed जर्मन एम्परर, इन्हें जर्मनी का सम्राट बनाया गया। इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल, जो सेरेमनी आयोजित की गई थी कहाँ पे, वर्साइल में। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 की एक ठंडी सुबह में, एज असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, इस असेंबली में जर्मन स्टेट्स के कई राजकुमार थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी के कई प्रतिनिधि थे, इम्पॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर, कई इम्पॉर्टेंट पर्शिया के मिनिस्टर्स भी थे, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर Otto von Bismarck gathered in the unheated hall of mirror in the palace of Versailles, proclaimed the new German empire headed by the Kaiser William I of Persia। एक जो है मीटिंग होती है वर्साइल में जिसमें बताया गया कि जर्मन स्टेट्स के आपके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, आर्मी आती है, पर्शियन मिनिस्टर आते हैं, उसके साथ में ओटो वन बिस्मार्क भी आते हैं और एक बड़े से हॉल में वर्साइल की मीटिंग होती है। और जो जर्मन एम्पायर के जो हेड हैं उन कौन बनाया जाता है, केसर विलियम ऑफ पर्शिया, इन्हें एम्परर बनाया जाता है। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर, जो नेशनल स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस थी जर्मनी में, इसके द्वारा जो पावर था पर्शिया का उसको सुनिश्चित कर दिया गया। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइज द करेंसी, जो एक नया स्टेट बना उसके द्वारा ये भी दबाव बनाया गया कि हमें अपनी करेंसी को मॉडर्नाइज करना चाहिए, यानी कि करेंसी कुछ अलग तरीके से अब हमें इशू करनी चाहिए। बैंकिंग को भी मॉडर्नाइज करना चाहिए, लीगल सिस्टम, जुडिकल सिस्टम, जो सब में थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी, इसके साथ में ही जो पर्शिया का मॉडल, उन्होंने कहा कि हमें पर्शियन मॉडल से भी कुछ सीखना चाहिए और जिससे कि जो हमारी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है और जो हम सुधार करना चाहते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हों। ये तो था आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आप देखते हैं इटली, तो इटली यूनिफाइड, इटली एकीकृत हुआ। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि हमने जर्मनी में देखा उसी तरीके से इटली में भी जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंट्स हैं उसकी कहानी काफ़ी लंबी है। इटालियंस वर स्केटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टीज, जो इटालियंस थे, इटली के जो रहने वाले लोग थे उनको क्या बोलते थे, इटालियंस। तो ये जो इटालियंस थे वो कई डायनेस्टीज़ में बटे हुए थे, एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, उसमें कई डायनेस्टीज थी, उसके अलावा क्या था, मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर था। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिडल में इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, जो इटली था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड हो गया। ऑफ विच ओनली 1, जिसमें से 7 में डिवाइडेड हुआ, जिसमें से एक था सर्डिनिया पिडामांट, वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, जिसको सर्डिनिया पिडामांट को ही केवल इटालियन प्रिंसेस के द्वारा गवर्न किया जा रहा था। बाकी के 6 किसके द्वारा गवर्न किए जाएंगे ये देखते हैं। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग, जो नॉर्थ पार्ट था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अधिकार में था। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पॉप, जो सेंटर था वो पॉप के द्वारा रूल किया जा रहा था। एंड द साउथर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बूर्बो किंग ऑफ स्पेन, और जो साउथर्न रीजन था वो बूर्बो किंग्स के द्वारा हेडेड किया जा रहा था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट acquired one common form,
जो इटालियन लैंग्वेज थी वो भी कॉमन नहीं थी, कि मतलब भले ही कई ग्रुप्स में डिवाइडेड है बट लैंग्वेज तो एक हो, ऐसा नहीं था। हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वैरायटीज़, बल्कि इसकी भी अपनी कई क्षेत्रीय भाषाएं थी, कोई कुछ बोलता था कोई कुछ बोलता था। ड्यूरिंग द 1830 गॉसिप मैगजीन हैड sought to put together a coherent program for a unitary Italian Republic। 1830 में गॉसिप मैगजीन ने एक प्रोग्राम रखा जिसमें बात कही गई कि इटली को रीयूनिफाइड किया जाए। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सेक्टर सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, और उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बताया था ना, यंग इटली और यंग यूरोप, तो यंग इटली बनाई फॉर द डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल्स, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। द फेल्यूर ऑफ रेवोल्यूशन अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मीन्ड द मेंटल now fell on Sardinia predominant under its ruler King Victor Emmanuel II to unify Italian states through war। जब 1830 और 1848 के बीच में इनका जो ऑपरेशन था वो फेल्योर हुआ, कहाँ पे? सर्डिनिया प्रेडोमेंट में। उस समय रूलर कौन थे? विक्टर एमैनुअल सेकेंड। यूनिफाई द इटली स्टेट थ्रू द वार, वो जो इटली की स्टेट थी वो किसके थ्रू यूनिफाइड करना चाहते थे? वॉर के थ्रू, बाकी ना कि नेशनल सेंटिमेंट्स के थ्रू, है ना। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हु वॉज द एम्परर ऑफ इटली ड्यूरिंग 1831 to 1848, तो ये कौन थे आपके? विक्टर एमैनुअल सेकेंड थे। In the eyes of the ruling elite of this region, a unified Italy offered them to possibility of economic development and political dominance. In the eyes of ruling elite of the region, किसकी नज़रों में? जो उस समय वहाँ पे उस एरिया में जो भी व्यक्ति राज कर रहा था, यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम अ पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनका ये मानना था कि एक यूनिफाइड इटली, जो यूनिफाइड इटली है वो हमें एक पॉसिबिलिटी दिलाएगा, एक संभावना दिलाएगा, किस चीज़ की? फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हम अगर हमें आर्थिक विकास करना है, वी वांट टू गेट प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक सेक्टर, दैट वी हैव टू यूनिफाइड इटली। हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूनिफाइड इटली, हमें इटली को क्या करना पड़ेगा? यूनिफाइड करना पड़ेगा। एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, और जो राजनीतिक क्षेत्र हैं वहाँ पे भी हमें यूनिफाइड होना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर कैवर, काउंट डी कैवर नाम है इनका पूरा, चीफ मिनिस्टर कैवर who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat। जो काउंट डी कैमर थे तो ये ना तो एक कौन थे? रेवोल्यूशनरी थे, ना ही एक डेमोक्रेटिक थे, ना तो एक क्रांतिकारी थे और ना ही एक प्रजातांत्रिक थे। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इंडियन एलाइट, अगर सॉरी इंडियन नहीं इटालियन एलाइट है, जैसे लाइक मैनी अदर वेल्दी, जो धनी वर्ग था, एजुकेटेड मेंबर्स थे इटली के, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन, वो क्या बेटर बोलते थे? फ्रेंच ज़्यादा अच्छे से बोलते थे इटली की बजाय, मतलब इटालियन लैंग्वेज की बजाय वो क्या ज़्यादा अच्छे से बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। थ्रू ट्रैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस engineered by Cavour, Sardinia predament succeeded in defeating the Australian force in 1859, कि जो एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस था विथ फ्रांस के साथ में जो कैवर ने किया था, सार्डिनिया प्रेडोमेंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग, तो जो सार्डिनिया प्रेडोमेंट थी वो सफल रही किसको हराने में? ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस को। कब? 1859 में। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Grimaldi joined the fray। इसके अलावा जो फ्रॉम रेगुलर ट्रिप्स के अलावा a large member of armed forces under the leadership, जो कुछ लोग थे उन्होंने ग्यूसेप गैरिबाल्डी के नेतृत्व में एक अपना एक ग्रुप बनाया और उसके साथ में आगे बढ़े। इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली, 1860 में ये साउथ इटली की तरफ बढ़े। एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज,
और साथ में किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट स्पेनिश रूलर। और उन्हें इसमें सपोर्ट किसका मिला? लोकल रूलर्स का सपोर्ट मिला और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जो स्पेनिश रूल था उसको हटा दिया। हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमॉन्ग whom रेट्स ऑफ लिटरेसी वर वेरी हाई। अगर हम देखें कि जो इटालियन पॉपुलेशन थी उस समय की, उनका लिटरेसी जो रेट था वो काफ़ी हाई था, ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। रिमेंडेड ब्लिसफुल अनवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, जो कि अनअवेयर थे किससे? जो लिबरल नेशनलिस्ट की आइडियोलॉजी थी, जो उनकी विचारधाराएं थी उसको समझ नहीं पा रहे थे। द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड ग्रिबाल्डी साउथर्न इटली एंड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया, जिन लोगों ने जोसेफ ग्रिबाल्डी का सपोर्ट किया साउथ इटली में, उन्होंने कभी इटालिया वर्ड सुना नहीं था। एंड बिलीव दैट ला टालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ, और ये सोचते थे कि जो ला टालिया है वो कौन है? विक्टर इमैनुअल्स जो हैं उनकी वाइफ का नाम है। इट मीन्स जहाँ रह रहे थे उस रीज़न के बारे में भी उन्हें पता नहीं था कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो इस तरीके से हमने आज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली इसके बारे में डिस्कस किया। तो इसको आप एक बार फिर से लेसन को रीड करिए, कुछ शॉर्ट्स नोट्स सेल्फ भी तैयार करिए। छोटे छोटे पॉइंट जैसे मैंने बताया कि जब समय जर्मनी यूनिफाइड किया जा रहा था तो उस समय उसकी लीडरशिप कौन कर रहा था, एम्परर किसको बनाएगा, जो असेंबली है वो कब हेल्ड हुई, और ऐसे ही जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो उस समय लीडरशिप किसने की, कौन किंग बना, लोगों की विचारधाराएं क्या थी, ये सारे पॉइंट छोटे छोटे आप लोग सेल्फ तैयार करिए। अब नेक्स्ट टॉपिक कल हमारा होगा द स्ट्रेंज केस इन ब्रिटेन। कल हम देखेंगे कि ब्रिटेन का जो केस है वो कैसे स्ट्रेंज है, क्या वहाँ पे हमें नया देखने को मिलने वाला है। सो नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that you can find the notification for the next video. Thank you and have a nice day.